दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी के साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का भाग 7, लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, लोक प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न हैं ये प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लोक प्रशासन के बारे में। दोस्तों, लोक प्रशासन जो शब्द है ये लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। आप जानते हैं लोक और प्रशासन। प्रशासन शब्द संस्कृत भाषा के शासन में प्र उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छे ढंग से या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। अंग्रेजी भाषा में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन शब्दों से मिलकर बना है। पब्लिक का अर्थ जनता से होता है, यानी ऐसा शासन या ऐसा प्रशासन जो जनता के लिए किया जाए उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द एड प्लस मिनिस्टेयर ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना। एड उपसर्ग है और मिनिस्टेयर शब्द है लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है टू लुक आफ्टर या लोगों की देखभाल करना। तो दोस्तों, लोक प्रशासन का जो सामान्य अर्थ होता है उसका अर्थ है जनहित में किए गए वे समस्त कार्य जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियमन, निर्देशन और नियंत्रण के रूप में किए जाते हैं, उसको लोक प्रशासन कहा जाता है। तो आपने लोक प्रशासन के बारे में जान लिया, अर्थ आपने इसका समझ लिया है। अब आइए देखते हैं लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय यानी लोक प्रशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। लोक प्रशासन का जनक या लोक प्रशासन का पितामह या फिर कहा जाए फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये वुडरो विल्सन है। दोस्तों, वुडरो विल्सन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और इनका लेख प्रकाशित हुआ था 1887 में। डेट याद रखिए, बार बार पूछा जाता है। 1887 में वुडरो विल्सन का एक लेख प्रकाशित हुआ था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस लेख में इन्होंने राजनीति विज्ञान को प्रशासन से अलग किया। यानी राजनीति विज्ञान अलग विषय है और प्रशासन अलग विषय है। ये जो है इस लेख का मूल विषय था, जो वुडरो विल्सन के द्वारा 1887 में प्रकाशित हुआ था। तो ये लेख जो था द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोक प्रशासन के प्रथम चरण को और लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में मान्यता दिलाने का श्रेय या लोक प्रशासन का पितामह वुडरो विल्सन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? राजनीति से, अर्थशास्त्र से, मनोविज्ञान से या इनमें से सभी से? तो उत्तर है ऑप्शन डी, लोक प्रशासन का संबंध राजनीति, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान इनमें से सभी से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक प्रशासन राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान इन सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक प्रशासन में लोक यानी पब्लिक का अर्थ क्या है? ऑप्शन है जनता, समाज, कार्यपालिका और सरकार। तो उत्तर है लोक प्रशासन में लोक शब्द का अभिप्राय जो है जनता से है। दोस्तों, लोक प्रशासन ऐसे कार्यों से संबंधित है जो जनहित में या जो सरकारी अधिकारियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा जनता के हित में किए जाते हैं। तो लोक प्रशासन जो है लोक या जनता के हित के लिए किया जाने वाला प्रशासन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से या संगठन से? तो उत्तर है दोस्तों, 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। नवीन लोक प्रशासन या न्यू लोक प्रशासन ये 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन है, उससे संबंधित है।
दोस्तों देखिए, नवीन लोक प्रशासन जो है मिन्नोब्रुक सम्मेलन, इसका पहला मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता ड्वाइट वाल्डो ने किया था। और नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों में क्या चीज़ें हैं, याद कर लीजिए, पूछता है। नवीन लोक प्रशासन के जो लक्ष्य हैं उनमें प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और ग्राहक उन्मुखता है। तो सही उत्तर है नवीन लोक प्रशासन। मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो है प्रथम 1968 से शुरू हुआ था और इसके प्रमुख लक्ष्य प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और ग्राहक उन्मुखता है। तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों मिन्नोब्रुक सम्मेलन लोक प्रशासन में, और इसी से नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन का संबंध मुख्यतः किससे है, या नवीन लोक प्रशासन किससे संबद्ध है। ऑप्शन देखिए, विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था की उत्पादकता से, प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी तंत्रीकरण से, या लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। तो उत्तर है दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद हुआ था। एक प्रश्न है दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में कौन सी घटना सहायक है। देखिए, सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। ये सभी घटनाएं नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। दोस्तों, लोक प्रशासन एक नया विज्ञान है, आप जानते हैं, और इसकी शुरुआत 1887 से मानी जाती है वुडरो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये लेख जो था लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण रहा। लोक प्रशासन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी थी, ये कब प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक कौन हैं। तो उत्तर है दोस्तों, लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एल डी वाइट द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक 1926 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक एल.डी. वाइट रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म जो है, लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण, जिसको कि 1887 से 1826 माना जाता है, इसमें हुआ था। और इसी समय दोस्तों 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक एल.डी. वाइट रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है। ऑप्शन देखिए, अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधित त्रुटि, या इनमें से सभी। तो उत्तर है इनमें से सभी। लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशाएं इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो उत्तर है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको IIPA भी कहा जाता है। दोस्तों, IIPA की स्थापना पाल एच एपिल्बी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और आपके लिए एक प्रश्न है कि पाल एच एपिल्बी रिपोर्ट भारत में प्रशासन पर जो है प्रशासनिक सुधार या प्रशासन पर जो है अनुशंसा देने के लिए बनाई गई थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि पाल एच एपिल्बी कमेटी कब गठित की गई थी, आपको ईयर बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था,
सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण या फिर सहभागितापूर्ण प्रबंधन। तो सही उत्तर है भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विधि और व्यवस्था बनाने से है। अगला प्रश्न है कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। ऑप्शन है सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या अर्ध स्वायत्त विभाग। तो सही उत्तर है सरकारी विभाग। दोस्तों, सरकारी विभाग किसी राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके वुडरो विल्सन, लॉर्ड कर्जन, रविन्द्रनाथ टैगोर या बर्ट्रैंड रसेल। तो उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ये कथन कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, लॉर्ड कर्जन का है। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए विकिरण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा या निर्णय निर्माण। तो सही उत्तर है एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था? आपको बताना है डिसीजन मेकिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किसने किया था? तो उत्तर है एलेक्स एफ ऑसबर्न। दोस्तों, एलेक्स एफ ऑसबर्न ने अपनी पुस्तक दोस्तों अप्लाइड इमेजिनेशन, ये एलेक्स एफ ऑसबर्न की पुस्तक है अप्लाइड इमेजिनेशन। अप्लाइड इमेजिनेशन में इन्होंने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है। अगला प्रश्न एक कथन है, प्रबंधक यानी मैनेजर जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन पीटर ड्रकर का है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। निर्णय के संबंध में ये सही है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, ये भी सही है। यह योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है, ये सही नहीं है। और यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है, ये सही है। तो दोस्तों निर्णय के संबंध में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सटिस्फाइटिंग का उल्लेख किसने किया है? आपको बताना है डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण के संबंध में सटिस्फाइटिंग का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट साइमन के द्वारा डिसीजन मेकिंग के संबंध में सटिस्फाइटिंग का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। इसमें कुछ विचारक हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। तो देखिए, मार्टन कैप्लान, दोस्तों मार्टन कैप्लान व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं, ए का चौथा हो जाएगा। हैंस जे मार्गेनथाउ, ये रियलिस्टिक थिंकर है, यानी इनका जो सिद्धांत है यथार्थवादी सिद्धांत है। जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत से संबंधित हैं और रिचर्ड स्नाइडर ये निर्णय परक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मार्टन कैप्लान व्यवस्था सिद्धांत, हैंस जे मार्गेनथाउ यथार्थवादी सिद्धांत, जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत और स्नाइडर निर्णय परक सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में 3 प्रकार के अवरोधों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी या भाषा संबंधी। तो सही उत्तर है स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 अवरोधों में तकनीकी अवरोध शामिल नहीं है, बल्कि शारीरिक, व्यक्तिगत और भाषा संबंधी अवरोध संप्रेषण के 3 अवरोध हैं स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों मिलेट के द्वारा। देखिए, मिलेट के द्वारा नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में आपका ये दोस्तों नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया था।
अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा। दोस्तों अभिप्रेरणा का जो है ये एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है आपको बताना है। देखिए अभिप्रेरणा का लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन देखिए, कीथ डेविस का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, फ्रेडरिक का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या मैकफाइडरलैंड का सिद्धांत। तो उत्तर है दोस्तों देखिए मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। ये देखिए 21 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अभिप्रेरणा का अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है, तो ये है आपका मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा का अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। एक महत्वपूर्ण कथन है प्रभाव के संबंध में, शक्ति, सत्ता, प्रभाव और वैधता चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है प्रभाव दो कर्ताओं के बीच एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की ये परिभाषा किसने दी है, तो उत्तर है दोस्तों प्रभाव की ये परिभाषा रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा दी गई है, जो कहता है कि प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे को यह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करना चाहता है। अगला प्रश्न है किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक, सिद्धांत और इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता के विवरण में बांटा है, तो सही उत्तर है दोस्तों वाल्ट्ज ने। देखिए यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा वाल्ट्ज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों में संगठनात्मक, सिद्धांत, इकाइयों के विभिन्नीकरण और क्षमता के विवरण में बांटा है। अगला प्रश्न है वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, इसमें क्या शामिल नहीं है, तो सही उत्तर है आपका रणनीति, संरचना, समर्थन और व्यवस्था में से रणनीति शामिल नहीं है, समर्थन शामिल नहीं है। दोस्तों वाटसन ने जो है देखिए 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है जिसमें समर्थन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। आपको बताना है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका बुनियादी यानी आधारभूत और आवश्यक तत्व क्या है। ऑप्शन है आपके बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या अनुशासन। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है किसके द्वारा, अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या दृढ़ निश्चय। तो सही उत्तर है दोस्तों मनोबल के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और योजना। तो सही उत्तर है योजना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संगठन के आधार में उद्देश्य, प्रक्रिया और व्यक्ति शामिल होते हैं, योजना संगठन का आधार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सही उत्तर है O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, यानी संगठन और पद्धति से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्या माना जाएगा। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग जो है वो स्टाफ अभिकरण है और रेलवे सूत्र अभिकरण के रूप में यानी लाइन एजेंसी के रूप में मान्यता है। तो योजना आयोग स्टाफ और रेलवे सूत्र अभिकरण के रूप में इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है। ऑप्शन है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग या फिर रेल मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय दोस्तों ये सूत्र संगठन यानी लाइन एजेंसी के अंतर्गत आता है, ये भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है। एक प्रश्न है दोस्तों संथानम समिति से संबंधित है। संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी। आपके लिए एक प्रश्न है कि संथानम समिति के आधार पर कौन सा संगठन जो है भ्रष्टाचार निरोध के संबंध में स्थापित किया गया था, आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र नियामक आयोग
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है, यानी स्वतंत्र नियामक आयोग सबसे पहले कहाँ पर शुरू किए गए थे? तो सही उत्तर है दोस्तों यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक प्रणाली में स्वतंत्र नियामकीय आयोग अद्वितीय नवाचार हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, रिलेटेड है कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं स्वतंत्र नियामकीय आयोग ये अमेरिका में इसका आविर्भाव हुआ था। एक प्रक्रिया है दोस्तों जेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग किस देश की या किस प्रथा ये किस देश में प्रचलित है? तो दोस्तों जेरीमेंडरिंग जो है ये निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें चुनाव जीतने का प्रयास किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और जेरीमेंडरिंग प्रथा या इसको कभी कभी गैरीमेंडरिंग कहा जाता है, तो जेरीमेंडरिंग प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, फेडरल कोर्ट को या कार्यपालिका को। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रादुर्भाव अमेरिका से हुआ और इसे शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1887। देखिए, अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना 1887 में किया था। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य किसका है? सही उत्तर है मुख्य कार्यकारी का। दोस्तों मुख्य कार्यकारी को जो है प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का जो है कार्य होता है। अगला प्रश्न है, व्हिटलेवाद का संबंध किससे है? दोस्तों व्हिटलेवाद का संबंध जो है कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से है। तो याद कर लीजिए, व्हिटलेवाद कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान की पद्धति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये कटाक्ष है। प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है, उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। इस अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों पार्किंसन का। पार्किंसन का कहना है कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है तो उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है। कुछ ऑप्शन है आपके पास। प्रशासन की मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण कार्य सौंपता है, सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं और सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता नहीं करती हैं, सहायक अभिकरण नीतियों में सुधार का सुझाव देता है। तो सही इसमें ऑप्शन है सहायक इकाइयां दोस्तों ये मुख्य कार्यकारी या प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? आपको बताना है कौन सी प्रणाली प्रबंधन की है जिसका पर्यावरण के साथ कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन है बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली या परिवर्तन प्रणाली। तो सही उत्तर है ये है क्लोज्ड सिस्टम। जो बंद प्रणाली होती है प्रबंधन की, इसमें पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी भी कहा जाता है। आपको बताना है कि किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रेडरिक विंसलो टेलर। FW टेलर का नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, देखिए लोक प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, केस पद्धति या केस स्टडी सिस्टम। दोस्तों केस पद्धति किस देश की देन है? उत्तर है अमेरिका की। केस पद्धति अमेरिका की देन है। अगला प्रश्न है कि जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? ऑप्शन है विभाग, कंपनी, सार्वजनिक निगम या मंडल। तो उत्तर है ऑप्शन सी सार्वजनिक निगम।
दोस्तों जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो सार्वजनिक निगमों की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, लाइन एजेंसी या सूत्र अभिकरण का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है कार्यान्वित करना। लाइन एजेंसी का कार्य जो है वो कार्यान्वित करना होता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? यानी लोक सेवा कर्मचारियों का अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों का पेशेवर निकाय है। इसको हरमन फाइनर, दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही है, हरमन फाइनर ने अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस राजनीति वैज्ञानिक ने प्रक्रिया यानी प्रोसेस की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? ऑप्शन है गार्नर, पाल जेनेट, लीकाक या फिर बेंटले। तो सही उत्तर है बेंटले। और बेंटले की प्रमुख पुस्तक है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये आर्थर बेंटले की प्रमुख पुस्तक है और इस पुस्तक में दोस्तों बेंटले ने सबसे पहले प्रक्रिया की संकल्पना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साक्ष्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? नाकाबंदी, कूटनीति, विदेशी सहायता या प्रचार प्रसार। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रचार प्रसार। दोस्तों उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साक्ष्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है उसे प्रचार प्रसार कहा जाता है। अब आइए देखते हैं नौकरशाही, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और प्रशासन में सच्चरित्रता से संबंधित प्रश्नों को। नौकरशाही शब्द दोस्तों ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ब्यूरो एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ मेज या लिखने की मेज होती है। तो सही उत्तर है नौकरशाही शब्द या ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, इसका अर्थ लिखने की मेज होती है। दोस्तों नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग 1746 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। देखिए नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रथम प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया था, लेकिन नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले मैक्स वेबर ने किया था और मैक्स वेबर ने इसको वैध और तार्किक सत्ता माना था। अगला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? विंसेंट डी गोर्ने ने, जो कि एक फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। किसने नौकरशाही सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया? तो अभी अभी आपने पढ़ा है मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक वैध तार्किक सत्ता के रूप में व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी थी? ऑप्शन देखिए मैक्स वेबर, वुड्रो विल्सन, साइमन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा दी है और सबसे पहले नौकरशाही का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन भी मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। हालांकि नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? ये कथन किसका है? तो उत्तर है मैक्स वेबर का। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? देखिए श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान और निष्पक्षता, इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों मैक्स वेबर नौकरशाही को तार्किक वैधानिक सत्ता मानते हैं और कहते हैं कि ये श्रम विभाजन, पद सोपान और निष्पक्षता पर आधारित होती है, प्रतिबद्धता इसकी विशेषता नहीं है। यानी नौकरशाही निष्पक्ष, श्रम विभाजन अस्थायी और पद सोपान पर आधारित औपचारिक संगठन होता है और इसमें प्रतिबद्धता इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र यानी नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो उत्तर है मैक्स वेबर। दोस्तों मैक्स वेबर नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता कहते हैं। नौकरशाही है ब्रिटेन की देन, मध्यवर्गीय सामंतों की कृति,
प्राचीन रोम की देन या एक आधुनिक विकास? तो दोस्तों नौकरशाही एक आधुनिक विकास है और वर्तमान में नौकरशाही जो है शासन के महत्वपूर्ण भाग के रूप में स्थापित हो गई है। अगला प्रश्न है प्रदत्त विधायन या डेलीगेशन ऑफ पावर की व्यवस्था से निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? ऑप्शन देखिए, विधायिका, विधायिनी समितियों, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद। तो उत्तर है दोस्तों प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्तियों में अधिक वृद्धि हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है नौकरशाही के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पद, सोपान और अनुशासन सही है, राजनीतिक प्रतिबद्धता सही नहीं है, विवेक का प्रयोग सही है और निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता ये आपका सही है। तो दोस्तों नौकरशाही के संबंध में जो सही नहीं है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं बल्कि निष्पक्ष होती है और नौकरशाही की विशेषता होती है निष्पक्षता, पद, सोपान और अनुशासन, विवेक का प्रयोग, निश्चितता और अस्थायी प्रशासन, सरकारी प्रतिबद्धता इसकी विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या फिर अनामता। तो सही उत्तर है दोस्तों नौकरशाही जो है सक्षम या योग्य और सक्षम जो है पेशेवरों का समूह होता है। अक्षमता इसका लक्षण नहीं है। पर नौकरशाही अस्थाई होती है, तटस्थ होती है, अनाम होती है, अनामता इसके अंदर होती है, लेकिन ये योग्य लोगों का संगठन है, अक्षम लोगों का नहीं। अगला प्रश्न है कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? आपको बताना है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, इसके अलावा राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो सही उत्तर है नौकरशाही का कार्य जो है वो अध्यादेशों की घोषणा करना नहीं है, क्योंकि अध्यादेशों की घोषणा करना ये राजनीतिक कार्यपालिका से संबंधित है, जो है नौकरशाही से नहीं। अगला प्रश्न है हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? दोस्तों हर्बर्ट मॉरिसन ने नौकरशाही को संसदीय जनतंत्र का मूल्य कहा है। तो एक कथन है कि संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। किसका कथन है? तो सही उत्तर है हर्बर्ट मॉरिसन का। तो सही उत्तर हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी या कर्मकारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है देखिए, मैक्स वेबर, नार्थियोट पार्किंसन, रैमजे मेयोर या पीटर ड्रेकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्किंसन का कथन है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक्स और वाई सिद्धांत किससे संबंधित है? आपको बताना है कि एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? तो उत्तर है डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है एक्स और वाई का सिद्धांत। अगला प्रश्न है नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हेवार्ड। दोस्तों लॉर्ड हेवार्ड ने नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को न्यू डिस्पोटिज्म या नवीन निरंकुशता के नाम से या नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। तो नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद या नवीन निरंकुशता की संज्ञा दी है? तो ये है लॉर्ड हेवार्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है? तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर। दोस्तों इसकी देखरेख में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है। अगला प्रश्न है चयन यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा होता है? तो सिलेक्शन या चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम दोस्तों रिक्रूटमेंट यानी भर्ती होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह की दृष्टि के साथ देखा जाता है? ऑप्शन है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षण या योग्यता परीक्षा। तो उत्तर है मौखिक परीक्षण या वाइवा। दोस्तों ये परीक्षण प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और उम्मीदवारों के द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो सही उत्तर है नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। दोस्तों, नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के आधार पर नियुक्ति अधिकारी अभ्यर्थियों की योग्यता को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या रिपन? तो सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। और आपको ईयर बताना है दोस्तों, कौन सा सन था जब वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर के पद का सृजन किया था? तो सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स के समय में भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं और बहुत से बच्चे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनका सपना भी होता है अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज या आईएएस और आईपीएस बनना। दोस्तों, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए दोस्तों 3 चरणों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ये सेवा में जो प्रवेश करने से पहले लोगों को सेवा के बारे में जानकारी देने, उनको योग्य और कार्यक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। तो इसको पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण कहा जाता है, जो सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में होता है? तो सही उत्तर है सेवाकालीन प्रशिक्षण। कोई कर्मचारी जो पहले से सेवा में हो उसको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पहले से सेवा में नहीं है उसको पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ट्रेनिंग। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो होता है ये नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है। इसको प्रशिक्षण को जो नई भर्ती के लोग होते हैं उनको प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने कार्यों और दायित्वों के बारे में जान सकें। अगला प्रश्न है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और दोस्तों सेवाकालीन प्रशिक्षण और उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें औपचारिक प्रशिक्षण जो होता है फॉर्मल ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण इन सभी को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है? तो सही उत्तर है अस्थाई आधार। नौकरशाही जो है अस्थाई होती है और ये अस्थाई प्रशासन के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से जो राजनीतिज्ञ होते हैं हमारे, वो केवल एक कार्यकाल या किसी एक समय के लिए चुनकर आते हैं, लेकिन नौकरशाही अस्थाई आधार की होती है। अगला प्रश्न है कि लूट पद्धति या स्पॉयल सिस्टम दोस्तों ये किस पद्धति का दूसरा नाम है? तो सही उत्तर है लूट पद्धति संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न आता है कि किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है? तो उत्तर है अमेरिका। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? तो अमेरिका है। और कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों पदोन्नति प्रणाली। देखिए, पदोन्नति प्रणाली जो प्रमोशन की प्रणाली है ये कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में भी काम करती है। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको बताना है आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया क्या है? एकाधिक प्रणाली, पदोन्नत प्रणाली, विभाजन प्रणाली और उन्नत प्रणाली। तो दोस्तों, पदोन्नत प्रणाली जो है इसको आंतरिक भर्ती प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदोन्नत का सबसे पुराना सिद्धांत है? वरिष्ठता या ज्येष्ठता का सिद्धांत?
दोस्तों सीनियरिटी का जो सिद्धांत है, यानी पदोन्नति या कोई व्यक्ति सेवा में जितने ज़्यादा समय से है या जो पहले आता है उसको पदोन्नति पहले मिलती है, तो इसे ज्येष्ठता या वरिष्ठता का सिद्धांत कहा जाता है। तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन दोस्तों ये पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोस्ट कार्ब। यहाँ से प्रश्न अवश्य ही बनते हैं दोस्तों। मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पोस्ट कार्ब का सिद्धांत किसने दिया था ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पोस्ट कार्ब में ये जो शब्द हैं आपके POSTCORB, ये जो शब्द हैं इनका अलग अलग अर्थ भी आपसे पूछा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, पोस्ट कार्ब का सिद्धांत जो है लूथर गुलिक ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कार्ब का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और हम आपसे चर्चा कर ले रहे हैं कि पोस्ट कार्ब में जो है ये जो अवधारणा है इसके विभिन्न शब्दों के अर्थ क्या है। तो पोस्ट कार्ब में जो पी है दोस्तों ये प्लानिंग यानी योजना तैयार करने से संबंधित है। ओ का अर्थ ऑर्गेनाइजिंग यानी दोस्तों संगठन का कार्य करने से संबंधित है। एस का अर्थ स्टाफिंग होता है, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी का अर्थ डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना। CO दोस्तों यहाँ पे CO एक शब्द है, CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना। इसके अलावा R जो है दोस्तों रिपोर्टिंग है, और B का अर्थ बजटिंग यानी प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना। तो ये कुल मिलाकर ऐसे तो अक्षर आपके 8 हैं। देखिए अक्षर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, लेकिन CO इनमें एक में आता है, तो यहाँ पर ये 7 हैं। तो दोस्तों ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रशासनिक या प्रशासन का जो विस्तार है, इसका विस्तार क्षेत्र या प्रशासन का जो क्षेत्र है या पोस्ट कार्ब का जो क्षेत्र है इसमें कितनी चीज़ें शामिल हैं। तो 7 चीज़ें शामिल हैं पोस्ट कार्ब में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बस्टिंग। और पोस्ट कार्ब की अवधारणा लोक प्रशासन में लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्ट कार्ब के अंतर्गत शामिल किया था। तो उत्तर है दोस्तों पोस्ट कार्ब के अंतर्गत मुख्य प्रशासक के कार्यों को लूथर गुलिक ने शामिल किया था। सही उत्तर आपका हो जाएगा लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, ये कथन किसका है। तो उत्तर है दोस्तों लूथर गुलिक का। और देखिए हमने जो प्रश्न या आपसे चर्चा किया है कि लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कार्ब संबंध के रूप में, पोस्ट कार्ब शब्द के रूप में अभिव्यक्त किया है। इसमें CO का अर्थ क्या है। तो CO का अर्थ कोऑर्डिनेशन है दोस्तों, समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन C आपका सही उत्तर है। देखिए ये लूथर गुलिक के पोस्ट कार्ब में CO का अर्थ कोऑर्डिनेशन से है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, पोस्ट कार्ब के दृष्टिकोण, जो पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण है लोक प्रशासन का, इसकी आलोचना किसने की थी। ऑप्शन है देखिए हेनरी फेयोल, लेविस मेरियम, उर्विक या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण की आलोचना लेविस मेरियम के द्वारा की गई थी। तो याद रखिए लेविस मेरियम के द्वारा पोस्ट कार्ब के दृष्टिकोण की आलोचना की गई थी। यहीं पे एक प्रश्न और आता है दोस्तों, लोक प्रशासन को कैंची की भांति एक दोधारी औजार किसने कहा था। या लोक प्रशासन कैंची की तरह दोधारी औजार है या 2 फलक वाला यंत्र। तो ये लेविस मेरियम का कथन है। लोक प्रशासन कैंची की तरह दोधारी यंत्र है, तो इसे कैंची की तरह या दोधारी, इसको 2 फलक वाला दोस्तों लेविस मेरियम ने माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निर्णय निर्माण उपागम में हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट द्वारा अपनाई गई प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो उत्तर है मानवीय कारकों पर ज़्यादा बल देती है हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट द्वारा अपनाई गई प्रणाली। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक रिचर्ड स्नाइडर द्वारा दी गई निर्णय निर्माण की 3 विशेषताओं में से नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों वाद। देखिए रिचर्ड स्नाइडर द्वारा दी गई जो निर्णय निर्माण की विशेषताएं हैं उसमें प्रतियोगिता का क्षेत्र, संप्रेषण और सूचना तथा अभिप्रेरणा शामिल हैं। इसमें वाद शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है कि किसने ये मत व्यक्त किया है कि राजनीतिक प्रक्रिया अनिवार्यतः एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है और निर्णय निर्माण में प्रासंगिक सभी कारक व्यवस्थित आनुभविक परीक्षण के विषय हो सकते हैं। तो सही उत्तर है रिचर्ड स्नाइडर के द्वारा ये विचार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? पद सोपान जिसको कि हायरार्की कहा जाता है, इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है आपको बताना है। आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता या उचित माध्यम का सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों निर्देश की बहुलता पद सोपान की मौलिक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है निर्णयन सिद्धांतकार या डिसीजन मेकिंग थियरिस्ट निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? तो सही उत्तर है निर्णयन सिद्धांतकार विशिष्ट निर्णयकर्ता पर जो राष्ट्र के नाम पर प्रतिनिधित्व और कार्य करते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा निर्णयन सिद्धांतकार विशिष्ट निर्णयकर्ता पर जो राष्ट्र के नाम पर प्रतिनिधित्व और कार्य करते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? तो उत्तर है F.W. टेलर। दोस्तों F.W. टेलर ने दोस्तों आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है। एक देखिए पोस्ट कार्व शब्द जो है लोक प्रशासन के किस जो है शब्द से जुड़ा हुआ है? तो पोस्ट कार्व की अवधारणा जिसमें जो लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित की गई है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर है पोस्ट कार्व की अवधारणा लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं, ये सही है। और नौ दक्षिणपंथी नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्यता के रूप में व्याख्या करता है, सही नहीं है। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। तो सही उत्तर है जो है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों गलत है। तो 1 और 3 आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयन उपागम में परिवेशीय कारक पर बल दिया है? तो इसमें आपके हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट हैं। दोस्तों हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट ने निर्णयन उपागम में परिवेशीय कारक या वातावरणीय कारकों पर बल दिया है। अगला प्रश्न है कूटनीति के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वार्ता का एक साधन के द्वारा प्रबंध कूटनीति, तो ये सही है। कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है, ये भी सही है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये सही नहीं है। और कूटनीति में सफलता का अर्थ होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए, ये सही है। तो देखिए 1, 3 और 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है कि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति है। दोस्तों कूटनीति तभी प्रासंगिक होती है जबकि थोड़ी सहमति हो और थोड़ी असहमति हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, 1810 में यूएसए में, 1815 में ब्रिटेन में, 1919 में यूएसएसआर में और 1812 में फ्रांस में। दोस्तों अभी तक आप जानते हैं कि लोक प्रशासन शब्द का उदय जो है 1887 में या लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास 1887 में हुआ था वुडरो विल्सन की द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान और प्रशासन को अलग अलग विषय के रूप में माना था। लेकिन दोस्तों 1812 में सबसे पहली बार फ्रांस के विचारक चार्ल्स जेन ब्यूनिन, दोस्तों चार्ल्स जीन ब्यूनिन ने प्रिंसिपल दे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक देखिए प्रिंसिपल दे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक 1812 में इन्होंने एक शोध कार्य किया था चार्ल्स जीन ब्यूनिन ने। इसी में सबसे पहले प्रशासन शब्द या लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्रिंसिपल दे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक इसमें 1812 की कृति है फ्रांसीसी विचारक चार्ल्स जीन ब्यूनिन की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, ये विशेषता नहीं है, जबकि यह लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप होता है, सही है। यह क्षमतावान और योग्य लोगों को आकर्षित करता है, सही है। ये भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। दोस्तों, प्रत्यक्ष भर्ती समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित करता है, इसलिए जो ये कथन दिया गया है कि प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता क्या नहीं है कि यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता, बल्कि ये प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? एकल छोर संचार, गप्पे मारना, संभावना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है, जिसमें संचार का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है और संचार इधर उधर व किसी तरीके से हो सकता है, उसको जो है अंगूर लता संचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो उत्तर है हर्बर्ट साइमन। दोस्तों, हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, लेकिन इनका काम जो है प्रबंधन के क्षेत्र में यानी मैनेजमेंट के संबंध में इन्होंने काम किया है, लेकिन इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है हर्बर्ट साइमन को। अगला प्रश्न है, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो टेलर के द्वारा अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए सही उत्तर है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण ये विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, सही है। इससे कार्य पुनर्वर्तन से बचाव होता है, ये भी सही है। यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये सही नहीं है। और यह मानव और पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है, सही है। दोस्तों, केंद्रीकरण के गुणों में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आदेश की एकता हेनरी फेयोल सही सुमेलित है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र यल उर्विक ये भी सही है। पद सोपान मूने सही है। प्रदत्तीकरण फेडरल हैडी ये आपका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके पीजीटी परीक्षा के लिए। किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहकर उनकी आलोचना करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें, मुहावरे, मिथक या लोकोक्तियां हर्बर्ट साइमन ने कहा है। तो देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। साइमन ने प्रशासन में संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए इनको अस्वीकृत कर दिया है। दोस्तों, लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण को 1927 से 1937 इसको सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है, और तृतीय चरण 1938 से 1947 जो था इसको चुनौतियों का काल कहा जाता है। और इसी समय साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें या लोकोक्तियां कहकर उसका मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है प्रासंगिकता, मूल्य, समानता और परिवर्तन। तो ये मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दों पर जिन पर बहस की गई थी उसमें प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंधक की नहीं है? स्थानीयकरण, बाह्यकरण, राजनीतिकरण और नौकरशाहीकरण। तो दोस्तों, नव लोक प्रबंधक की विशेषता राजनीतिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है? तो उत्तर है दोस्तों सिचुएशनल थियरी। देखिए, ये सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है, सिचुएशनल थियरी। अगला प्रश्न है जो है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है
लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी दोस्तों ये आपका मसूरी में स्थित है। और देखिए नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत, दोस्तों नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ऑप्शन है मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, दोनों ही ए और बी। तो सही उत्तर है दोस्तों ए और बी दोनों, मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों ही नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा या दया। तो सही उत्तर है नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता स्वेच्छा है। अगला प्रश्न है दोस्तों मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, ये कथन किसका है? आपको बताना है कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, एल.डी. व्हाइट का कथन है। और अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? आपको बताना है। देखिए लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता, सूचना क्रांति, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के आधिकारिक प्रयोग और सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमत ने। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नियंत्रण के क्षेत्र को इसने प्रभावित नहीं किया है कि सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर सर्वसहमति बढ़ी है, इसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है मार्टिन कैपलान, आर्थर लीबन्स, जॉन एच हर्ट्ज और रिचर्ड ई क्वाइंट। तो सही उत्तर है जॉन एच हर्ट्ज दोस्तों गेम थियरी के समर्थक नहीं हैं, जबकि मार्टिन कैपलान, आर्थर लीबन्स और क्वाइंट जो है आर ई क्वाइंट ये खेल सिद्धांत के समर्थक हैं। एक प्रश्न है दोस्तों आपको बताना है कि खेल सिद्धांत या गेम थियरी का प्रतिपादक किसे माना जाता है? आपके लिए प्रश्न है कि गेम थियरी का प्रतिपादक किसे माना जाता है। एक प्रश्न देखिए भारतीय प्रशासन से संबंधित है, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या कोचीन। सो सही उत्तर है हैदराबाद में प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थित है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक उत्तर है F.W. टेलर। तो सही उत्तर है F.W. टेलर अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है कुंज एवं ओ डेनेल। इनका जो कथन है कि सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। अगला प्रश्न है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो दूसरा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था, इसका चौथा प्रतिवेदन किससे संबंधित है? कई बार पूछा है। तो ये प्रशासन में नैतिकता से संबंधित है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट। ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। तो ये कथन किसका है? सही उत्तर है रैमजे मेयोर। दोस्तों रैमजे मेयोर ने कहा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में विकसित होती है या फलती फूलती है। अगला प्रश्न है कौन सी विचारधारा ये प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो ये स्टेखानोवाद ये जो है दोस्तों ये विचारधारा प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है? तो दोस्तों स्टाफ एजेंसी मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य करती है। तो सही उत्तर है मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना स्टाफ एजेंसी का सही कार्य है। अगला प्रश्न है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों प्रशासन में सुधारों से संबंधित एक कमेटी बनी थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल की नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?
वह एक सार्वभौमिक वर्ग है, सही है। यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, सही है। यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, सही है। हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिबद्ध नौकरशाही या दोस्तों नौकरशाही जो है, प्रतिबद्ध नौकरशाही किसके प्रति प्रतिबद्ध होती है? राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा से या उपर्युक्त सभी से? तो सही उत्तर है प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है ये उपर्युक्त सभी से प्रतिबद्ध होती है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों अनौपचारिक संगठन एल्टन मेयो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसको ह्यूमन रिलेशन थियरी भी कहा जाता है। मानव संबंध सिद्धांत या अनौपचारिक संगठन एल्टन मेयो इसके प्रतिपादक हैं, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक FW टेलर हैं। एक प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड है, डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है। बजट पास कराना, कानून लागू करना, चुनाव लड़ना या अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता देना? तो सही उत्तर है एक सिविल सेवक का कार्य कानून लागू कराना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के नए रूप की तरह वर्णित किया है? ऑप्शन है लास्की, डायसी, फाइनर और हेवार्ट। तो लॉर्ड हेवार्ट। दोस्तों लॉर्ड हेवार्ट की पुस्तक है नवीन निरंकुशता या न्यू डिस्पोटिज्म। इसमें इन्होंने नौकरशाही को अधिनायकवाद के नए रूप के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया का सिद्धांत का समर्थक नहीं है? रिचर्ड स्नाइडर, FW ब्रंक, HJ मार्गेंथो या बर्टन स्पेन? तो सही उत्तर है दोस्तों HJ मार्गेंथाउ। HJ मार्गेंथाउ निर्णय निर्माण प्रक्रिया के समर्थक नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद के जो है विचारक हैं, और इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति संबंधों पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किसके या किस राजनेता के नाम पर किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। और पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? देखिए, प्रशिक्षण, सुधार, प्रौद्योगिकी या लोचशीलता? तो सही उत्तर है दोस्तों लोचशीलता। लोचशीलता जो है इससे क्षमता निर्माण नहीं हो सकता है, जबकि प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी की मदद से क्षमता निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवियर से। ये शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सही उत्तर है प्रोमोवियर शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है ऊपर या पद और अधिकार दायित्व में वृद्धि। प्रोमोवियर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिससे कि प्रमोशन शब्द बना है। इसका अर्थ पदोन्नति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है? तो सही उत्तर है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का आधार आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का संकेत नहीं है? ऑप्शन है कानून का शासन, ये है। भ्रष्टाचार की समाप्ति भी सुशासन का संकेतक है। प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन, ये भी सुशासन का संकेतक है। नौकरशाही प्रशासन, दोस्तों नौकरशाही प्रशासन को सुशासन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, जबकि ऐसा शासन जो कानून का शासन हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन हो, उसे सुशासन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान बल देता है किस पर? तो सही उत्तर है पद सोपान संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडी संरचना पर, उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर, यानी उपर्युक्त सभी पर बल देता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि बाहर से भर्ती होती है, यानी बाहर से भर्ती या खुली भर्ती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, नकारात्मक भर्ती, सकारात्मक भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नत भर्ती। तो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसको बाहर से भर्ती कहा जाता है। ये योग्यता आधारित भर्ती होती है जिसमें सभी को मौका मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन। ये आपका सही सुमेलित है। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन का जो कथन है। नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में शामिल है। एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल की रचना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मोर्नी। तो दोस्तों ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस फ्रैंक मोर्नी की नहीं बल्कि ड्वाइट वाल्डो की रचना है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान का अर्थ क्या है? पद सोपान यानी हायरार्की का अर्थ क्या है? संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, उच्च का निम्न पर नियंत्रण, गैंग प्लैंक या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, पद सोपान का अर्थ होता है उच्च का निम्न पर नियंत्रण। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा। दोस्तों लोक प्रशासन के जो प्रश्न हैं लोक प्रशासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रवक्ता परीक्षा में कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों को हम फिर से दोहरा लेते हैं रिवीजन के तौर पे। दोस्तों प्रशासन शब्द जो है ये प्रशासन शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है ये पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना या सेवा करना। दोस्तों लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को कहा जाता है, और 1887 में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक पुस्तक है कि लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है? तो LD वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1926 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों एक प्रश्न है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? तो ये मार्शल डिमाक का कथन है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये 1927 में प्रकाशित पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये FW बिलोबी की कृति है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न पूछता है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। लोक प्रशासन को कैंची की भांति 2 फलक वाला या 2धारी औजार, लेविस मैरियम ने कहा है। लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, वाल्डो का कथन है। और प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, ये नीग्रो का कथन है। दोस्तों इसके अलावा पोस्ट कार्ब पूछा जाता है बार बार। पोस्ट कार्ब में जो शब्द हैं, कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं? तो पोस्ट कार्ड शब्द में 7 अक्षर हैं, और इसका जनक या प्रतिपादक लूथर गुलिक को माना जाता है। दोस्तों नवीन लोक प्रशासन को विषय के रूप में मान्यता कब मिली? 1971 में मिली। और लोक प्रशासन का कौन सा काल संकट का काल माना जाता है? तो ये चतुर्थ चरण है। एक और कथन पूछता है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा, प्रोफेसर डोनहम का कथन है। और इस कथन में प्रशासन के महत्व को अंकित किया गया है। प्रोफेसर डोनहम कहते हैं कि यदि हमारी सफलता विफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा। दोस्तों साइमन एक विचारक हैं, इन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें और मुहावरे कहकर इसका मजाक उड़ाया था प्रशासन के सिद्धांतों को। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन जो प्रथम था 1968 में आयोजित हुआ था, और यहाँ से नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं। शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी फेयोल हैं। और दोस्तों प्रशासन के तत्व जो है लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कार्ब की अवधारणा में 7 जो हैं तत्व माने गए हैं। नौकरशाही शब्द का पहला प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया था। और ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंच भाषा में लिखने की मेज या डेस्क। लेकिन नौकरशाही का सबसे पहले व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन मैक्स वेबर ने किया था। देखिए मानव संबंध सिद्धांत या अनौपचारिक सिद्धांत के प्रतिपादक एल्टन मेयो हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए
निर्णय लेना ही प्रशासन है और निर्णयन प्रशासन का हृदय है, ये साइमन के कथन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं नागरिक शास्त्र विषय के लिए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए, इसके लिए महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो था। इसमें आपने प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।